ई क्लासेस बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। मैं मनीष शंकर तिवारी आज से शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज़ और नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो आप लोग समझिए कि जैसे आप लोग विद्यालय आते हैं, विद्यालय में एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद बच्चे दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं, स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल की जाके प्रेयर होती है, प्रार्थना करने के बाद में हम क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद हमको कोई सवाल का आंसर देना होता तो हैंड रेस करके बताते हैं, सर मुझे बनता है, मैं बताऊं क्या। इसके बाद में हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे विद्यालय का एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप है, विद्यालय है, प्रिंसिपल सर हैं, क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी क्या सीमाएं हैं, किसके क्या नियम हैं, किसके कितने अधिकार हैं, किसके कितने कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हालांकि ये जो नियम कानून इत्यादि हैं, ये सारी चीज़ें ही कहलाती हैं संविधान। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोग स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी पे राष्ट्रीय ध्वज फहराते होंगे, तो मैं 26 जनवरी के बारे में पूछना चाहूँगा कि आखिर 26 जनवरी में ऐसा क्या हुआ था, क्या स्पेशल था जो हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज ही के दिन अर्थात मतलब 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश का संविधान सन 1950 में लागू हुआ था। तो हम उसी संविधान के बारे में जानना चाहेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं इस उदाहरण के साथ। पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करता था और उसकी प्रजा थी। प्रजा की संख्या लगभग 1.25 करोड़ के आसपास रही होगी। इसका मतलब यह है कि उस राजा का जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल साम्राज्य रहा होगा। अब उस विशाल साम्राज्य को संभालना राजा के अकेले बस की बात तो रही नहीं होगी। तो राजा के अपने दरबारी हुआ करते थे। राजा अपने दरबार में विभिन्न विभागों के मंत्रियों को रखा करता था। तो ये राजा और दरबारी मिलकर इस 1.25 करोड़ की 1 करोड़ की जनसंख्या या प्रजा पर शासन किया करते थे। अब इस शासन में ये बात ध्यान रखा जाता था कि कहीं पर चोरी हो तो उसको क्या दंड दिया जाए, कहीं पर डकैती हो तो उसको क्या दंड दिया जाए, कोई प्रजा अच्छा कार्य करती है तो उसको क्या पारितोषिक दिया जाए। मतलब प्रजा के प्रति राजा का और राजा के प्रति प्रजा का क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं, इन बातों का भी ध्यान रखा जाता था। तो इन सारी बातों को नियम कानून, व्यवस्था, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि का उल्लेख एक कॉपी में लिख लिया जाता था, एक नोटबुक में लिख लिया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा कि चाणक्य जो हैं, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, अपनी अर्थशास्त्र की रचना जिन्होंने की है उसमें लिखा हुआ है कि प्रजा के ऊपर राजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, कितना कर लेना चाहिए, कितना कर देना चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या अधिकार हैं। तो इसी तरह से लिपिबद्ध जो चीज़ें होती थी, ऋग्वेद से लेकर के हमारे आज तक हम देखते आ रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से उनको हम समझते आ रहे हैं और उसी को हम बोलते हैं संविधान। अब अगर हम राजा को हटा दें और राजा की जगह हम अपनी सरकार को ले लेते हैं, तो हमारी सरकार जिसका प्रतीक हमारे संसद भवन है, जो कि हमारी कार्यपालिका कहलाती है, उस सरकार के और हमारी जनता के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ते हैं, उसको समझते हैं हम कि प्रजा जो उस राजा की प्रजा थी उसकी जगह पर हमारे भारत देश के 1.25 अरब नागरिक ले लेते हैं हम। अब इन नागरिकों के बीच में से ही एक नागरिक ये डिमांड करता है, ये बात करता है कि मुझे सरकार का अंग बनाइए, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ अपनी ही प्रजा की भलाई के लिए। तो हमारी प्रजा के बीच में से हम लोग जिनको वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है वो वोट करते हैं और वोट करके हमारे बीच से एक लीडर को सरकार में भेजते हैं। वो लीडर जाके इस मंत्री परिषद का गठन करता है और फिर वो मंत्री परिषद हमारे ऊपर शासन करती है। तो सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम करने वाला जो लिंक है, जो बीच की जो कड़ी है, जो सेतु है, वो है संविधान। इसी संविधान से सरकार नियम कानून तय करती है, व्यवस्था तय करती है, उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो आज हम इसी संविधान के बारे में, जिसे आप स्क्रीन पर भारत के संविधान के रूप में देख रहे हैं, पढ़ेंगे कि इस संविधान की अवधारणा क्या है और इस संविधान की आवश्यकता क्या है। किसी देश का संविधान उस देश की
राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। ये पता चलता है कि उस देश की राजनीति कैसी है, अच्छी है, खराब है, व्यवस्थित है, ये संविधान से हमको ज्ञात होता है। साथ ही साथ संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका जिसमें राज्यसभा लोकसभा के माध्यम से संसद शामिल है, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, और न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय की रचना, शक्तियों, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम हमारे घर से अगर देखें तो हमारे घर में हमारे पापा के अधिकार, कर्तव्य, शक्ति अलग होती हैं, मम्मी की अलग होती है, हमारी अलग होती हैं। चलो अपन स्कूल में देखते हैं चल के, स्कूल में प्रिंसिपल के राइट्स अलग होते हैं, उसकी पावर अलग होती है, क्लास टीचर की राइट्स एंड पावर अलग होती है, आपकी राइट्स एंड पावर अलग होती है। तो सबके, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग एक साथ मिलके उस विद्यालय के हित के लिए काम करते हैं, उस विद्यालय के नाम के लिए काम करते हैं। इसी तरह से संविधान में शासन के अलग अलग अंग हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, जिनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इनकी जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनका उल्लेख इसी संविधान में दिया हुआ होता है। अब इसके अलावा संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के बीच संबंधों को विनियमित करता है। मतलब संविधान के अंग कौन से हो गए, शासन के अंग कौन कौन से हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और हम हो गए नागरिक यानी देश की प्रजा या देश की जनता। इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो तीनों हैं ये अंग हो गए, इन अंगों के बीच में और प्रजा के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो डिसाइड या विनियमित करता है, नियमानुसार निर्धारित करता है, वो होता है संविधान। अब संविधान से हमको क्या पता चलता है, संविधान से देश की जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं का निर्धारण होता है। उसकी जानकारी मिलती है कि भाई जैसा देश वैसा भेष, कहते हैं ना कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही तो उसका संविधान होगा, उसी प्रकृति की, उसी के आस्था अनुसार, उसी के आकांक्षा अनुसार। चूँकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों वाली प्रजा हैं, इसलिए हमने हमारा संविधान गणतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनाया हुआ है। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा था। तो संविधान किसे कहते हैं, अगर ये परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आप 4 लाइन में ये कहेंगे, किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उनके संकलित प्रलेख को, मतलब लिखा हुआ लेख जो अच्छे से लिखा हो, संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। अब बारी आती है समझने की कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये तो हमने जब शुरुआत में राजा, प्रजा, सरकार और उसके बारे में बात की तो आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी हम अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन, उनके कार्यों एवं अधिकारों का निर्धारण इत्यादि करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान अगर नहीं हो तो देश में क्या होगा, अराजकता हो जाएगी, अव्यवस्था का माहौल बनने लगेगा। तो संविधान ही शासन व्यवस्था का आधार होता है और उस राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। चलिए, अगर हमको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करनी है कि उसकी क्या आवश्यकता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटाकर अगर हम विचार करें तो हमको उसकी आवश्यकता महसूस हो जाएगी। संविधान भी वैसा ही है। यदि देश में संविधान नहीं होगा तो देश में अराजकता हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, कानून का नाम नहीं होगा, लोग मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए एक कानून का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हमारे देश में संविधान है, उसकी आवश्यकता महसूस की गई, तो अभी उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है। आखिर संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा। तो संविधान निर्माताओं ने भारत देश की प्रकृति को देखा, हमारी आस्थाओं को देखा, हमारे चरित्र को देखा, हमारे मूल्यों को देखा, हमारी विरासत को देखा, और उन विरासत के आधार पर, उन मूल्यों, प्रकृति, आस्था के आधार पर संविधान निर्माताओं ने विश्व के जो विद्यमान संविधान थे उनमें से सर्वोत्तम लक्षण, उन लक्षणों को हमारे अनुकूल जो थे उनको इकट्ठा किया। जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले लिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, जर्मनी से आपातकाल, रूस से मूल कर्तव्य, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने ले ली फ्रांस से। इस तरह से हमने इन चीज़ों को ग्रहण कर लिया जो हमारे देश के हित में थे। इन सब के अतिरिक्त भारत के संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव हुआ।
मतलब जब हम संघर्ष करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ और हम उनसे अपने हक की बात करते थे कि हमारे देश में हमारे ये अधिकार हैं, इन अधिकारों को लागू करो, हमसे जो आप कर वसूल कर रहे हो उन करों को बंद करो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जैसी चीज़ें उस समय की थी जो आज हमारी फिर से आवश्यकता है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो जिस तरह से संविधान निर्माताओं ने उस समय सोचा था, आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आज़ाद बनाने के लिए संविधान उसी अवधारणा पर आधारित है। अब चूंकि देश पर इंग्लैंड का शासन था, भारतीय नेताओं का संपर्क इंग्लैंड के विधिवेत्ताओं से, विशेषज्ञों से भी अधिक था, इसलिए हमें हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, नागरिकता के सिद्धांत, ये जो अंडरलाइन दिख रहे हैं, ये संविधान में हमारे द्वारा ब्रिटेन से ग्रहण किए गए। मतलब आज आपको संविधान की आवश्यकता और अवधारणा क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें कि संविधान मतलब बहुत अच्छे से हमारे लिए बनाया गया कानून जिससे हमारा देश चलता है, हमारी सरकार चलती है, हमारी जनता चलती है और ये देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ई क्लासेस बाय मनीष सर के इस वीडियो में आज आप लोगों ने देखा कि हमारे देश की सरकार और हमारे देश के नागरिक, इन दोनों में से हमारी सरकार और नागरिक के बीच में जो संविधान है, ये संविधान हमारी सरकार और जनता के बीच के संबंधों को विनियमित करता है। ये सरकार ही है जो संविधान को बनाती है, उसमें संशोधन करती है। लेकिन अब बात आती कि सरकार कौन बनाता है, तो आपने वीडियो में देखा कि ये जो जनता है, इसी जनता में से कुछ लोग निकल करके और सरकार का हिस्सा बनते हैं। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इस चीज़ को हम प्रजातांत्रिक गतिविधियों में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले अध्याय के वीडियो में पढ़ेंगे। अब अगला वीडियो जो आने वाला है, संविधान सभा का गठन, प्रारूप समिति और संविधान की विशेषताओं को लेकर, उसे देखना ना भूलें। लेकिन अगर संविधान को आपको समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे दिए गए इस ईमेल एड्रेस पर मेल करें। तब तक इस स्क्रीन पर दिखाए रहे 5 आपके छात्र उपयोगी प्रश्नों को हल करें और मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।